गायनेक रिलेटेड तो सारी सर्विसेज मतलब बच्चों से लेके बूढ़े तक जितनी सर्विसेज आप सोचोगे वो सारी की सारी स्पेशलिटीज़ अपने यहाँ पे अवेलेबल है। एक हेल्दी डाइट होना, जैसे मैं खाने में बोलती हूँ कि बिल्कुल जंक नहीं आपको खाना है, ऑयली नहीं खाना है, टाइम पे खाना है। जो लोग एक्सरसाइज हर रोज़ नहीं कर पाते, एटलीस्ट हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करनी है। मेडिटेशन होना चाहिए, योगा लाइफ का एक हिस्सा होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, द पब्लिक न्यूज़ 24 के स्पेशल शो हेल्थ टॉक विद मेड एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसे चेहरे से मिलाने वाला हूं जो गायनेकोलॉजी वर्ल्ड में मोस्ट फेमस चेहरा है, डॉक्टर शुभांगी। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका हॉस्पिटल कहाँ है, उनके हॉस्पिटल में क्या क्या सर्विसेज मिलती है गायनेक से रिलेटेड। तो डॉक्टर शुभांगी जी, आपका हमारे शो में स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके बारे में जानना चाहूँगा, हॉस्पिटल के बारे में, और इस हॉस्पिटल में किस टाइप की सर्विसेज मिलती हैं। श्योरली, थैंक यू सो मच। हाय सब लोग, मेरा नाम डॉक्टर शुभांगी अदाटे है। मैं एक MS गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। मेरा फेलोशिप हुआ है कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी में। मेरा फेलोशिप हुआ है एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ में। और मैं नवी मुंबई की पहली कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। मेरे सेंटर के बारे में बताऊँ तो हमारा एक सेंटर है बहुत ब्यूटीफुल सा, जिसका नाम है ऑर्नेट हॉस्पिटल्स, जो अभी यहाँ पे ऑर्नेट नर्सिंग होम के नाम से जाना जाता है। ये खारगा सेक्टर 19 में है। ये 30 बेडेड स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे मैटरनिटी सर्विसेज से लेके लैप्रोस्कोपी सर्जरी से लेके डायलिसिस, इंटेंसिव केयर यूनिट, NICU और सारी इन हाउस फैसिलिटीज़, मतलब आप लैब से लेके सोनोग्राफी से लेके सारी चीज़ें हमारे यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो अगर एक गायनेक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो क्या सारी सर्विसेज यहाँ मिलती हैं इस हॉस्पिटल में? सर, गायनेक रिलेटेड तो सारी सर्विसेज मतलब बच्चों से लेके बूढ़े तक जितनी सर्विसेज आप सोचोगे वो सारी की सारी स्पेशलिटीज़ अपने यहाँ पे अवेलेबल है। और गायनेक के बारे में तो बताया जाए तो डेफिनेटली मतलब फ़िलहाल औरत जब पीरियड्स में आती है, जो हम लोग मेनार्च बोलते हैं, उससे लेके मीनोपॉज तक, मतलब जो फीमेल्स जब पीरियड्स चले जाते हैं उधर तक की सारे इश्यूज़, फिर वो सर्जरी हो, डिलीवरी हो, कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी हो, कोई फंक्शनल प्रॉब्लम्स है वो चेंज हो, ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज करते हैं। अब मेरा एक सवाल है जो अभी देखा जाता है, गायनेक में मोस्ट केसेस किस टाइप के आते हैं आपके पास जो महिलाएं फेस करती हैं? गायनेक के केसेस बोलेंगे तो डेफिनेटली मैं उसको ना अलग अलग एजेस में डिवाइड करना चाहूँगी। सबसे पहले तो अगर हम लोग एक कॉलेज एज ग्रुप जो एडोलेसेंट बोलते हैं, अगर उस एज ग्रुप को अगर बोलेंगे, मतलब कॉलेज के पहले का एज, तो उसमें जब फीमेल्स को पीरियड्स आती हैं तो सबसे मेजरली अभी देखा जाए कि जैसे लड़कियां अभी घर पे हैं, उनके वेट गेन हो रहे हैं, जंक खाना हो रहा है, इन सब चीज़ों की वजह से ओबेसिटी हो रही है, लोग पानी नहीं पी रहे, ये सारी चीज़ों की वजह से। फिर आप यूरिन इन्फेक्शन पकड़ो, या फिर पीरियड्स के वक्त जो पेन होता है, जो डिस्मेनोरिया बोलते हैं, वो बहुत सिवियर हो गया है। लड़कियों में PCOS मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, वो एक बहुत ट्रेंड में देखा है। मतलब आजकल हम लोग जो चीज़ 25 साल की लड़कियों में देखते थे, औरतों में देखते थे, वो अभी हम लोग इवन 13-14 ईयर्स की लड़कियों में देख रहे हैं। PCOS जो दो मोस्ट कॉमन अभी केसेस आ रहे हैं, इसके बारे में आप बताइए, होता क्या है और किस एज ग्रुप में ये टारगेट हो रहा है? PCOS अगर मैं बताऊंगी तो ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मतलब उसको पहले PCOD बोलते थे, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ बोलते थे, बट अभी वो डिजीज़ हटा के उसको सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब इट्स अ सिंड्रोम। मतलब ये बेसिकली आप पकड़ के चलो 10-15 साल पहले जो लोग बहुत एक्टिव हुआ करते थे, जंक नहीं होता था, टाइमिंग पे उठते थे, टाइमिंग पे सोते थे, तो ये सारी चीज़ें अभी कहीं हम लोग भूल चुके हैं। लोग 2 बजे से पहले नहीं सोते हैं, जंक खाते हैं, सोने पीने का उठने का कोई आता पता नहीं, एक्सरसाइज क्या होती है पता नहीं, मेडिटेशन नहीं करते हैं, स्ट्रेस लेवल्स लोगों के बढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके जो इश्यूज हो रही हैं उसको मैं PCOS बोलूँगी। तो इसको इसका जो आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है इसको? आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें बहुत सारी क्राइटेरियाज हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया मतलब सिम्टम्स। सबसे पहले सिम्टम्स आती हैं कि लड़की या वुमेन ओबीज होती हैं, वेट गेन होता है, जिसकी वजह से उसके पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इरेगुलर होने की वजह से उसको एक एप्पल फॉर्म है, ओबेसिटी हम लोग बोलते हैं, जिसके एक पर्टिकुलर हेयर ग्रोथ अब नॉर्मल एरिया में बढ़ जाता है।
फिर ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सिम्टम्स के ऊपर, एट द सेम टाइम सोनोग्राफी और ब्लड टेस्ट भी करके आप इसको कंफर्म कर सकते हो। हम पब्लिक उसको कैसे आइडेंटिफाई कर सके जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी ना हो या नॉन मेडिकोस जो हो? अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लड़की में या वाइफ में एक अबनॉर्मल वेट गेन हो रहा है, पीरियड्स अगर जो पहले उनके एवरी मंथ आते थे अभी वो 1.5-2 महीने ऊपर जा रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ों से आपको पता चल सकता है कि समवेयर ये हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहा है। शायद इसकी वजह से उसके आगे जाके लड़कियों में बच्चा नहीं होने के प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी जिसे बोलते हैं, वो चीज़ें हो सकती है, या फिर उसके अलावा डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ सकते हैं। यही चीज़ बूढ़ी औरतों में कैंसर भी दे सकता है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा है। शायद अभी हम लोग जो मैक्सिमम इनफर्टिलिटी के केसेस जो हमारे आईवीएफ में भी देखते हैं, वो पीसीओडी है। मतलब लोगों को प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती, भले प्रेगनेंसी रहती भी होगी तो कंटिन्यू होने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ एसोसिएटेड है। महिलाओं को क्या करना चाहिए? इसका अगर अगर सिम्पटम्स दिख रहा है, तो आज की डेट में महिलाएँ जो है उसको पेन को अवॉइड करती हैं या देखा जाए तो इग्नोर मारना या किसी को शेयर नहीं कर पाना। तो इसके लिए महिलाओं को क्या करना चाहिए? मतलब आप अगर सिर्फ पीसीओडी को रिलेटेड अगर बात कर रहे हो तो डेफ़िनेटली एक हेल्दी डाइट होना। जैसे मैं खाने में बोलती हूँ कि बिल्कुल जंक नहीं आपको खाना है, ऑयली नहीं खाना है, टाइम पे खाना है। जो लोग एक्सरसाइज़ हर रोज़ नहीं कर पाते, एटलीस्ट हफ़्ते में 5 दिन एक्सरसाइज़ करनी है। मेडिटेशन होना चाहिए, योगा लाइफ़ का एक हिस्सा होना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें क्युमुलेटिवली एट द सेम टाइम ऑब्वियसली जो हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, उसके साथ-साथ अगर ये पूरी लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़ाई हो, तो डेफ़िनेटली इसका फ़र्क अच्छा रहता है। पीसीओएस के अलावा ऑब्वियसली अगर मैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करें अभी, तो बहुत सारे लोगों को इनफर्टिलिटी के इश्यूज़ हैं। जैसे मेल्स को विद टेंशन उनकी स्पर्म काउंट्स कम हो रहे हैं, फीमेल्स के हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे हैं, वेट गेन हो रहा है, काफ़ी लोगों को सिस्ट की प्रॉब्लम्स हो रही है इसके चलते। इसकी वजह से बहुत सारी औरतों को गर्भवती नहीं हो पा रही, जो प्रेगनेंसी रिलेटेड इश्यूज़ बढ़ रही है। शायद ये एक बहुत ट्रेंड हम लोग देखते हैं। जो बूढ़े औरतों में अगर देखे जाएँ तो बूढ़ी औरतों में मेनोपॉज़ल सिम्पटम्स बहुत ज़्यादा है, मतलब जिनके पीरियड्स जाने वाले हैं, लोग डाइट बराबर नहीं ले रहे। क काफ़ी लोगों के ऑब्वियसली इकोनॉमिकल सेटबैक्स हुए हैं कोविड को चलते। तो डेफ़िनेटली जो डाइट पहले होना चाहिए था या फिर जो हेल्दी डाइट लोग लेते थे, वो नहीं कर पा रहे। एक्सरसाइज़ लोग नहीं कर रहे, तो डेफ़िनेटली उसके चलते हार्ट इश्यूज़, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें औरतों में बढ़ रही है। गायनिक में रूटीन चेकअप करना या गायनिक में रूटीन चेकअप क्यों कराना चाहिए महिलाओं को? इसके बारे में आप क्या बताएँगे? आइडियली स्पीकिंग ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। कहीं न कहीं औरतें घर के सारे लोगों के ख़्याल रखेंगे, बट खुद का ख़्याल कभी नहीं रखते। एक नॉर्मल चीज़ अगर मैं बताऊँ, अगर जो औरत पूरा-पूरा दिन किचन में रहती है, वो बंदी दिन के 3 लीटर पानी नहीं पीती। मतलब ये चीज़ मुझे लोगों को समझाने में इतना टाइम लग जाता है कि आप लोगों की आधी प्रॉब्लम्स, जैसे अभी गर्मी है, बहुत सारी औरतों को यूरिन इन्फेक्शन के इश्यूज़ हैं, किडनी स्टोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम्स है, इचिंग होती है, सेक्स एंजॉय नहीं करते। शायद ये सारी चीज़ें इतनी मेजरली है जो लोगों को शायद, और हमारे इंडिया में ये सारी चीज़ों को कोई मायने नहीं है। कहीं न कहीं फीमेल्स खुद को ही इस चीज़ को कैपेबल नहीं समझती कि वो उनको जाके किसी से बात करें। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि औरतों ने जाके ये प्रॉब्लम्स को आउटवर्ड डिस्कस करना चाहिए। अभी एक छोटा एग्जांपल बोलूँ, कितनी सारी औरतों की नॉर्मल डिलीवरीज़ हुई है। नॉर्मल डिलीवरीज़ होने के बाद नीचे का वजाइना लूज़ हो जाता है। कितनी सारी औरतें, अगर मैं आपको बताऊँ, मिनिमम 60 टू 70% औरतें ऐसी होती हैं कि जो सेक्स एन्जॉय नहीं करती, या फिर जभी भी एक्सरसाइज़ करती हैं, जभी भी जंप मारती हैं, या फिर एक सिंपल चीज़ लाइक कफ करती हैं या छींकती हैं, इसके बाद भी उनका यूरिन लीक होता है। मतलब ये इश्यूज़ इतनी कॉमन है, बट यहाँ पे सारी औरतें बस यही चीज़ दूसरों को बताती हैं, अरे ये तो नॉर्मल है, ये तो मुझे भी था, तुझे भी होगा। कहीं न कहीं जो अभी जो जिन लोगों को मैं डिलीवर कर रही हूँ, उन लोगों को मैं ये सेंसिटाइज़ेशन पहले से दे रही हूँ। उन लोगों को मैं ये बता रही हूँ कि ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। अगर आप एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हो, वॉकिंग पे नहीं जा रहे हो, ज़ुम्बा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको यूरिन लीक होता है और आपको वहाँ पे एम्बैरेसमेंट मिल रही है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ नॉर्मल नहीं है। अभी मुंबई की मैं पहली कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो हमारे यहाँ पे वजाइनल लेज़र्स हैं, हाइफू है, जो विदाउट किसी कट, विदाउट किसी इंसिजन के, विदाउट किसी ब्लडिंग के, किसी भी एनेस्थीसिया से, आप एक लंच टाइम जैसे प्रोसीजर आओ और करके जाओ।
तो ये अगर हम लोग प्रोवाइड करें देन व्हाई नॉट। क्या इसमें साइड इफेक्ट भी कुछ हैं इसके? अगर मैं कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी के बारे में बताऊं तो कॉस्मेटिक गायनिकोलॉजी, इसमें कोई कॉस्मेटिक्स ज़्यादा नहीं है ना। मतलब मैं तो इनफैक्ट इसको बोलूँगी कि दिस इज़ अ फंक्शनल गायनिकोलॉजी। जैसे एक चीज़ मैंने अभी आपको ऑलरेडी बताई कि जिनको यूरिन लीकेज की प्रॉब्लम्स थी उनके लिए हमारे पास लेज़र है। उसके अलावा जैसे काफ़ी लोगों को बार बार इन्फेक्शन की वजह से नीचे की जगह ब्लैक हो जाती है, तो ये लोग भी हस्बैंड्स इनको पसंद नहीं करते, यही कह के कि आप नीचे से बहुत गंदे हो। तो उसके लिए वी हैव अ जेनाइटल पील्स। लोग फेस पे इतना काम करते हैं, अपनी स्किन पे इतना काम करते हैं। तो अभी मैं लोगों को ये चाहती हूँ बताने के लिए कि आप नीचे की एरिया को भी उतना ही, बिकॉज दैट इज़ योर इन द एंड इंटीमेट एरिया, है ना। और आपका सेक्स लाइफ, आपका जो फैमिली लाइफ है वो उस पर निर्भर है, उस पर भी आपको काम करना चाहिए। तो वो हम लोग करते हैं। हमारे पास लोग ऐसे आते हैं जो 6-6 महीने हो गए शादी को, 2 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं। काफ़ी सारे आदमी लोग भी ये बताते नहीं हैं, काफ़ी सारे आदमियों को भी ये प्रॉब्लम्स होती है कि उनको इरेक्शन का प्रॉब्लम होता है, डिसफंक्शन होते हैं, या फिर प्री मैच्योर इजैकुलेशन होता है। ये सारी चीज़ों के लिए भी अभी वी हैव थेरेपिस्ट जो ये ट्रीटमेंट कराते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। कितने पेशेंट हैं जो कॉमनली आपसे आके बात करते हैं, या अभी भी वो चीज़ गैप है मिड का? मेरे हिस्ट्री में ये एक सेक्सुअल हिस्ट्री एक क्वेश्चन होता है, और ये शायद मैं लोगों से जब 10 मिनट बात करती हूँ तो अपने आप एक कॉन्फिडेंस लेवल हस्बैंड वाइफ को भी मेरे में आ जाता है कि हाँ ठीक है, तो ये वो मैडम है कि जिनसे हम लोग एक्चुअली हमारे बातें शेयर कर सकते हैं। मतलब मैं ये कहना गलत नहीं बोलूँगी कि मेरे पास एटलीस्ट 2 से 3 औरतें हर रोज़ रोती है ये बता के कि उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या है। तो कहीं न कहीं वो चीज़ एक सीक्रेसी हो जाती है कि नहीं ठीक है, इनकी जो प्रॉब्लम्स है वो बस मेरे तक रहेंगी। वो सीक्रेसी बहुत ज़रूरी है, वो एक कॉन्फिडेंशियलिटी कि हाँ हमारे पास मैडम से हमारे जो इंटीमेट क्वेश्चंस हैं या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं जो हम और किसी के साथ भी नहीं, मतलब अपनी माँ के साथ भी मैं शेयर नहीं कर सकती, वो मेरे साथ शेयर करते हैं। और कहीं न कहीं ये जो क्वेश्चंस मैं उनको पूछती हूँ, जिनके आंसर्स जब वो मुझे देते हैं, उनको खुद ऐसे लगता है कि नहीं ठीक है, शायद हम लोग अभी खुल के बात कर सकते हैं। प्री मैच्योर बेबी, ठीक है, या फिर जब 7 to 8 मंथ चलता है तो आपके बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चे को बचा नहीं सकती या फिर माँ को नहीं बचा सकती। वो किस केसेस में होता है, और इसका आम पब्लिक को कैसे मालूम चलेगा कि उसके साथ एक प्रॉब्लम हो रहा है? देखिए, मेरे यहाँ पे जो 6 मंथ के बाद, मतलब जभी भी बेबी का मूवमेंट, जैसे 5th मंथ से ही बेबी का मूवमेंट हर रोज़ एक प्रेग्नेंट औरत काउंट करती है कि ठीक है, मेरा बच्चा दिन में घूम रहा है। उसको हम लोग डेली फीटल मूवमेंट काउंट बोलते हैं। वो तो है, दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कहीं भी आपको ऐसे लगता है कि ठीक है, बच्चे का मूवमेंट कम हो रहा है, या फिर कभी घर पे कोई रिलेटिव आ गए, बहुत ज़्यादा काम कर लिया, बिल्कुल भी बराबर से सो नहीं पा रहे हैं, दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पेट कड़क हो रहा है, ऐसे किसी भी कारण, कभी-कभार लोगों के पानी छूट जाता है, कुछ ओवर इन्फेक्शन की वजह से कुछ होता है, कुछ खा लेते हैं, जुलाब हो जाते हैं। ये सब रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एक प्री टर्म डिलीवरी या फिर पेन शुरू हो जाता है, जो लेबर बोलते हैं हम लोग। और ऐसे केसेस में हम लोग जितना पॉसिबल हो, आजकल इतना एडवांसेस हुआ है कि मतलब महंगे से महंगे इंजेक्शंस भी हैं जिससे ये प्री टर्म डिलीवरी या फिर पेन जो है वो रुका सकते हैं। सबसे पहले देयर आर दीज इंजेक्शंस जो हम लोग देते हैं, जो 2 इंजेक्शंस देते हैं, जो डिलीवरी के पहले अगर हम लोग देंगे तो डेफिनेटली बच्चा वेंटिलेटर पे नहीं जाता है। आई एम श्योर बहुत सारे गायनेक्स इसको फॉलो करते होंगे।